हेलो साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा, ओबीसी वर्ग मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, इन संगठनों की तरफ से 98वां समता संघर्ष दिन और ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ लोकशाही बचाओ अंतर्गत राज्य स्तरीय बहुजन समाज जन जागृति परिषद का आयोजन किया गया है। साथियों, ये जो परिषद का आयोजन किया गया है, इस परिषद के लिए कुछ विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। वो विषय हैं ओबीसी की जाति न्याय जनगणना न करना, उनको शासक जमात होने से रोकने का षड्यंत्र है। दूसरा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को, महाविद्यालयों को बंद करके निजी उद्योगपतियों को बेचने का षड्यंत्र शिक्षा से बहुजन समाज को वंचित करने का षड्यंत्र है। तीसरा है ईवीएम पर हमेशा के लिए बंदी लाकर बैलेट पेपर पर निवडणूक या चुनाव प्रक्रिया किए बगैर बहुजन समाज को जो वोट का अधिकार है उसके बचने की संभावना नहीं है, एक चिंतन। चौथा विषय है विश्व धरोहर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, महाबोधि महाविहार, गया, सोमनाथ मंदिर, अजंता व जुन्नर जो लेनिया है ब्राह्मणों के द्वारा उन पर कब्जा किया गया है। यह कब्जा जन आंदोलन किए बगैर मुक्त हो नहीं सकता। ऐसे तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। तो पहली बात है ओबीसी का मुद्दा। साथियों, आपको याद होगा अभी 2022-23 से भी आगे का समय चल रहा है, 24 चल रहा है, और आज से 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले, यानी 2014 के आसपास और उससे भी पहले से हम लोगों के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए देश भर में जन जागरण का, महाजागरण का अभियान चलाया गया और जहां संभव हो भारत बंद करने का भी काम किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि आरएसएस के लोगों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा इसको काउंटर करने के बारे में उनको सोचना पड़ा और सोचकर उनको एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री इस बात को काउंटर करने के लिए बनाना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी को उनके पास बहुत सक्षम आदमी, उसको घर में बिठाकर नरेंद्र मोदी को लाया गया। आप लोगों को याद होगा कि 1952 को प्रथम लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो आज इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसका नाम जनसंघ था और जनसंघ को सारे देश भर में कैंडिडेट खड़े करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे थे। अगर आप लोग चुनाव का डाटा अवेलेबल है, चुनाव के साइड में अवेलेबल है, भारतीय जनता पार्टी को, जिसका नाम उस समय जनसंघ था, उस समय कैंडिडेट खड़े करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे थे और जो आदमी मिले उनके तमाम लोगों के डिपॉजिट जब्त हो गए। मुझे नहीं लगता हमारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर उनका जय जयकार करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जो जितना ज्यादा जोर से जय जयकार करेगा वो उसके साथ जाते हैं। जो महापुरुषों के नीतियों पर काम करेगा ना, उसके साथ नहीं जाते। एक समस्या है, इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। इस समस्या के समाधान को ढूंढने में हम लोग लगे हुए हैं।
मगर ये जो काम हमने शुरू किया, प्लानिंग बनाकर शुरू किया, और ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा हमने राष्ट्रीय व्यापी बनाया। ये गिनती होनी चाहिए। आरएसएस भाजपा ने क्या किया? अच्छा, गिनती होनी चाहिए, चलो ठीक है, 52% ओबीसी में से एक आदमी को हम गिनते हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने गिना कि हाँ ये ओबीसी है, ये ओबीसी है, अब देखो इसको प्रधानमंत्री हम बना रहे। सारे ओबीसी के लोग खुश हो गए। अभी गिनती करने की जरूरत क्या है? मैंने कुछ लोगों को पूछा, भाई वो अभी एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो अब तो गिनती होनी चाहिए। बोला अभी क्या जरूरत है? मैं क्यों? अरे गिनती भी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो करना था ना, तो गिनती किए बगैर प्रधानमंत्री हो गया, तो गिनती करने की जरूरत क्या है? चलो, मैं सोच ही नहीं पाया कि इतना आगे लोग सोच सकते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं जरा आगे सोचता हूं, मेरे को भी पता नहीं चला कि लोग इतना आगे सोचते हैं। ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती को काउंटर करने के लिए आरएसएस के और भाजपा के लोगों ने देशवासियों को कहा गिनती चाहिए। चलो देखो देखो, एक आदमी ओबीसी का है, कहा उन्होंने, ये काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, नहीं, ये ओबीसी का है, ये ओबीसी को वोट दो, ये ओबीसी का है। तो उन्होंने कहा हाँ ये गिनती चाहिए ना। देखो, एक आदमी को हम गिनते हैं, एक आदमी को गिना तो 52% ओबीसी के लोग खुश हो गए। और अब गिनती करने की जरूरत क्या है? क्योंकि गिनती भी किस लिए करना था? प्रधानमंत्री बनाने के लिए करना था। गिनती किए बगैर प्रधानमंत्री बना दिया, तो अब गिनती की जरूरत क्या है? तब मुझे बात समझ में आई कि लोगों को अभी बहुत ज्यादा जगाने की जरूरत है कि एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाने से हम लोगों को जो संविधान में हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार को अमल में नहीं लाया जा सकता। जो ब्राह्मणवादी नीतियां है वो क्या है? अगर आप मोदी को पूछो कि देश में कुत्ते कितने हैं, तो बोलेंगे हमारे पास जानकारी है, हमारे पास जानकारी है, कुत्ते कितने हैं हमारे पास जानकारी है। फिर पूछो मोदी को काटने वाले कुत्ते कितने, वो भी जानकारी हमारे पास है। सज्जन कुत्ते कितने हैं, तो उन्होंने पूछा ही नहीं कि सज्जन कुत्ते कौन से होते हैं, कहा कि हमें मालूम है। क्या कौन से? जो काटता नहीं है, वो चाटता है, काटता नहीं, जो चाटता है नजदीक जाने के बाद, वो सज्जन कुत्ता। काटता और चाटता, दो कुत्ते होते हैं ना, एक तो काटता है और एक नजदीक में आकर चाटता है, तो बोलते हैं ये चाटने वाला जो कुत्ता है ये सज्जन कुत्ता है। उसका भी डाटा हमारे पास है। इसका मतलब है मोदी के पास जानवरों की गिनती है। और मोदी को पूछो ओबीसी कितने हैं, बोलो अंग्रेजों के जमाने का डाटा हमारे पास है। तो अभी भी वो अंग्रेजों के जमाने का डाटा है, मगर एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी ओबीसी का करंट डाटा नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी से अलग होकर जब लालू के साथ गठबंधन करके चीफ मिनिस्टर बना, तो वहां गिनती किया बिहार में, तो संख्या निकली 64%। सारे देश के लोगों को यही मालूम है 52% है, मगर बिहार में जब गिनती हुई तो पता चला ये 64 है। तो सारे देश भर में अगर गिनती की जाती तो पता चलता सारे देश भर में भी है, हो सकता 65 हो, 66 हो, यह भी पता चलता। हम महाराष्ट्र के लोग ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए, अबे तू 3.5% है, महाराष्ट्र में 3.5 भी है कि नहीं साला ये भी पता नहीं है। चिटनी साहब मैं आपको बताता हूं, मेरा गांव है, एक बामन था, असल 3.5 में नहीं आता वो। मेरे गांव का उदाहरण दे रहा हूं, मेरे गांव में 2000 लोगों की बस्ती, एक घर बामन का, तो 3.5 में कैसे आएगा वो? एक नंबर, मतलब इसमें भी नहीं आता, 1% में भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से, और वो भी जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो गांव छोड़ के चला गया, अभी साला एक भी नहीं है। तो हमारे लोगों को दूसरे गांव से काम चलाने के लिए बामन को बुलाना पड़ता है। अरे मैंने कहा बामन को क्यों बुलाते हो? तो वो मानसिकता है कि धार्मिक कार्य करने के लिए ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। मैंने पूछा क्यों? ब्राह्मण ही तो धार्मिक होता है।
सारे दुनिया में लोग धार्मिक होंगे मगर ब्राह्मण धार्मिक नहीं होता। ब्राह्मण कभी भी धार्मिक नहीं होता। ब्राह्मण धार्मिक छोड़कर सब कुछ होता है। ब्राह्मण धार्मिक छोड़कर सब कुछ होता है। आम आदमी सारे देश और दुनिया में हमारे धर्म किसको मानते हैं? मैं आपको मजाक करने के लिए बता रहा हूं। गांव देहात में कोई आदमी धर्म किसको मानता है? लोग परेशानी में हैं, डिफिकल्टी में हैं, संकट में हैं, उसमें अगर आप मदद करो तो बोलते हाँ ये धार्मिक काम है। संकट में फंसे हुए आदमी को मदद करो तो लोग हाँ ये धार्मिक काम है। गांव देहात में ऐसी मान्यता है। गरीब आदमी को मदद करो, हाँ ये धार्मिक काम है। तो ब्राह्मण ऐसा करता है? करता है? उसको संकट में कैसे डाला जाए वो काम करते रहता है। ब्राह्मण कभी किसी को संकट में निकालने के लिए मदद करने का कोई कैरेक्टर, या ब्राह्मण धर्म में ब्राह्मण को ऐसे पढ़ाया जाता है, मदद करने के लिए किया जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें, केवल मोटी मोटी बातें आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, ये प्रचार करने के लिए आज के तारीख में हिंदू कहते हैं। ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। ब्राह्मण के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म क्या है? ब्राह्मण धर्म जो वर्ण व्यवस्था को मानता है और समाज को 4 टुकड़ों में बांटता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो भी ऐसा नहीं, ये हॉरिजॉन्टल नहीं। हॉरिजॉन्टल होने से क्या होगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बराबर। ऐसा अगर है होता तो ये बराबर माने जाते। ये वर्टिकल है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है, शूद्र उसके नीचे है। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था है। जो अछूत है वो इसके अंदर है ही नहीं, बाहर है। जैसे गांव में बाहर है ना, वैसे इधर भी बाहर ही है, यानी उनके काउंटिंग में भी नहीं है। ये व्यवस्था हमारे लोगों को जानने की, समझने की है। ये है ब्राह्मण धर्म। अब संविधान ने 26 जनवरी 1950 को सभी आदमी को इक्वलिटी बिफोर लॉ, चैप्टर नंबर 3 संविधान की कॉपी ले लो और चैप्टर नंबर 3 में पढ़ो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग, सभी नागरिक समान माने जाएंगे। ये जब से लागू हुआ तब से ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म का प्रचार हिंदू के नाम पर शुरू किया। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? समझ में भी नहीं आती। दूसरी मौलिक बात, ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा लोगों के बीच में प्रचार करते हैं और शो करते हैं कि वो लोग, ब्राह्मण लोग मुसलमान विरोधी है। शो करते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी है ऐसा शो करने का प्रोपेगेंडा एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा में करते हैं ब्राह्मण लोग। और जब वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा लोग ब्राह्मण के नेतृत्व में इकट्ठा हो जाते हैं मुसलमानों के विरोध में। और इस तरह से ऐसा करने के लिए और ब्राह्मणों को एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये जो हिंदू मुसलमान नाम की जो थ्योरी है उसको काम में आती है। मैं आपके सामने एक मौलिक सवाल खड़ा करता हूं, ब्राह्मणों ने ऐसा कोई उदाहरण है कि ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को जाकर हिंदू धर्म की विशेषता समझा रहा है? ये हमारे धर्म की विशेषता है। सुना कभी? कभी कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म की विशेषता बताते हुए प्रचार कर रहा है, ऐसा एक भी ब्राह्मण भारत भर में और दुनिया भर में कहीं पर भी प्रचार करते हुए दिखाई नहीं देता। क्यों? फिर उसको प्रचार करना पड़ेगा। विशेषता, हमारा धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता है और लोगों को 4 टुकड़ों में बांटता है। यहां से शुरू करना पड़ेगा। दूसरा, यहीं से इतने में ही हमारे लोग संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बाद में 6347 जाति के टुकड़े बनाए। ये हमारी दूसरी व्यवस्था, बहुत ज्यादा बड़ी विशेषता है। इतने से ही हमारे लोग संतुष्ट नहीं हुए तो हमारे लोगों ने छूत और अछूत ऐसा भी विभाजन किया। तो अभी हमारे धर्म में
कुछ लोग छूने लायक लोग हैं, कुछ लोग छूने लायक लोग नहीं है। ये भी हमारे धर्म की विशेषता है। इसलिए ब्राह्मण कभी अपने हिंदू धर्म की विशेषता का प्रोपेगेंडा ही नहीं करता है। मसला ये करेंगे तो जूते ही मारेंगे लोग। कोई भी आदमी हिंदू बनने के लिए राजी नहीं होगा। अगर ऐसा कहेंगे कोई भी आदमी हिंदू बनने के लिए राजी नहीं होगा, तो इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, हिंदू बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाने वाले मुद्दे डेली प्रचार में लाओ। डेली 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 हिंदू मुसलमान के मुद्दे डेली प्रचार में लाओ। तो एससी एसटी ओबीसी के शिक्षा के अधिकार का मुद्दा है, आरक्षण के अधिकार का मुद्दा है, संवैधानिक अधिकार का मुद्दा है, ओबीसी के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को चुनाव में सही और सच्चे कैंडिडेट चुनने का मुद्दा है, अपने वोट के अधिकार का सही और सही उपयोग करने का मुद्दा है। जब मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा हो जाता है तो एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा हिंदू मुसलमान के थ्योरी के आधार पर वोट देता है। जब वो एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा आदमी जब हिंदू मुसलमान के थ्योरी पर वोट देता है, सिद्धांत पर वोट देता है, तो इसका मतलब है वो मुस्लिम विरोधी है। ब्राह्मण उनको मुस्लिम विरोधी बनाने में कामयाब हो गया। तो ब्राह्मण बहुजन समाज के लोगों को यह समझाने में कामयाब हो गया, हम ब्राह्मण लोग बहुजन समाज के दुश्मन नहीं है, मुसलमान बहुजन समाज का दुश्मन। अब कुरान में हम लोगों को अधिकार डिनाई कर दिया, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। ब्राह्मणों ने जो धर्म ग्रंथ लिखे, वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, उसमें हमारे लोगों के अधिकारों को छुना गया। हमारे जो अधिकार है वो कुरान में इन लोगों को अधिकार मत दो, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। बल्कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, सारे इंसान बराबर है, सारे इंसान बराबर है। मनुस्मृति क्या कहती है, ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण किया हुआ ग्रंथ मनुस्मृति क्या कहती? नहीं नहीं नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं है। ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है, शूद्र और नीचे है, अछूत तो गिनती में ही नहीं है। और पढ़े लिखे जितने भी अछूत लोग हैं उनको तो शूद्र और अछूत का फर्क भी नहीं समझ में आता, कि शूद्र में और अछूत में फर्क है ये भी समझ में नहीं आता। जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है वो ओबीसी है, और जो वर्ण व्यवस्था में अछूत है वो संविधान में शेड्यूल कास्ट है, वो वर्ण व्यवस्था के बाहर है, जिसे बाबा साहब आंबेडकर ने अंग्रेजी में कहा ये आउटकास्ट है, वर्ण बाह्य, वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। ये बातें हमको जब तक समझ में नहीं आती तब तक ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन यानी जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना, महिलाओं की दास्ता, महिलाओं के ऊपर दास्ता क्या है, सभी महिलाएं यानी ब्राह्मण को पैदा करने वाली उसकी मां है ना, ब्राह्मण की, ये भी शूद्र है। ब्राह्मण की मां, ब्राह्मण को पैदा करने वाली उसकी मां, उसके धर्म ग्रंथ में ये शूद्र है, ये ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में, यानी सभी महिलाएं शूद्र है। और उसके बाद शूद्र को संपत्ति में अधिकार नहीं, यानी ओबीसी को संपत्ति में अधिकार नहीं है, और चूंकि महिला भी शूद्र है इसलिए महिला को भी अधिकार नहीं है। ब्राह्मण धर्मशास्त्र के अनुसार ये लिखा हुआ है, कुरान में ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो हम लोगों के जो हक और अधिकार है वो कुरान ने डिनाई नहीं किए हैं, ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र लिखे हैं उन्होंने डिनाई किए। अगर ब्राह्मणों ने हमारे हक और अधिकार डिनाई किए हैं तो मूल निवासी बहुजन समाज का शत्रु नंबर 1 ब्राह्मण है। मुसलमान कहां है, मुसलमान कैसे है? जो एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा मुसलमान को दुश्मन कहता है, जो उसका मतलब है उसकी जागृति खत्म हो गई। उसने वास्तविक दुश्मन को दुश्मन मानने के बजाय जो मुसलमान उसका दुश्मन नहीं है वो मुसलमान को दुश्मन मान रहा है। मुसलमान के पास अपने अधिकार की रक्षा करने की समस्या है, वो तुम्हारे अधिकार को डिनाई करने का कहां है? मुसलमान खुद अपने अधिकार रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्यों?
ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा को हिंदू बनाकर मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों के घरों पर अगर कोई हमला हो रहा है तो ब्राह्मण नहीं कर रहा है, वो एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो ब्राह्मणों ने उनको कहा हम नहीं, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, हम दुश्मन नहीं है। मुसलमानों ने हम लोगों के हक और अधिकार नहीं छीने हैं, हक और अधिकार ब्राह्मणों ने छीने। 15 अगस्त 47 को आजादी मिली, देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण बना। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सारे नागरिकों को समान घोषित किया गया, फिर भी ब्राह्मण प्रधानमंत्री बना। और फिर उसके बाद उसकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर उस बेटी का बेटा प्रधानमंत्री बना, अब उसका नाती पोती लाइन में लगा हुआ है। साला मतलब है ही नहीं हमारा कुछ। जो संविधान हम लोग गर्व करते हैं ना, एससी एसटी ओबीसी के लोग बड़े गर्व करते, बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा, बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा, बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा। हाँ लिखा, मगर उसके अनुसार तो तुम काम करते नहीं हो। जो तुमको वोट का अधिकार दिया गया, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक अधिकार है शासक चुनने का, एक अधिकार है शासक बनने का। 84 तक हमारे लोग दूसरों को शासक चुनते रहे। क्यों? तो हमारे लोग ये मानते थे शासक बनना हमारा थोड़ी काम है, शासक बनना हमारा काम थोड़ी है, शासक बनना उनका काम है। तो हमारे लोग 84 तक उनको चुनते रहे। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा शासन करती जमात बनना हमारा उद्दिष्ट है। ये बाबा साहब ने कहा, उसके लिए मैंने ये बहुजन समाज पार्टी बनाई। पहली बार ये घोषित किया कि हमारा लक्ष्य चुनना नहीं है, हमारा लक्ष्य बनना है। अरे बनना वनना तो बात की बात है, साले दिमाग में भी नहीं सोच पाए। अरे बाद में बनोगे रे, पहले इधर आना पड़ता है, इधर तक नहीं आया साला 84 तक, बराबर 84 तक ये दिमाग में भी नहीं आया। अभी भी जो काशीराम जी ने कहा वो अभी भी बहुसंख्यांक समाज के लोगों के दिमाग में नहीं आया है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है ब्राह्मणों की पार्टी दिल्ली में सत्ता में है। अगर समझ में आया होता तो ब्राह्मणों की पार्टी दिल्ली में सत्ता में नहीं होती। दूसरा, ब्राह्मणों की पार्टी सत्ता में बीजेपी आने के पहले एक और ब्राह्मणों की पार्टी नेहरू की, गांधी की, कांग्रेस पहले से सत्ता में थी। यानी कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब यह है कि एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण सत्ताधारी बनता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है तो पहला ब्राह्मण सत्ताधारी बनता है। ये राजाराम जाता है तो सीताराम आता है, सीताराम जाता है तो राजाराम आता है। ज्यादा फर्क हो रहा है आज भी? यानी आज भी जो वोट के अधिकार में शासक चुनने का ही काम चल रहा है, शासक बनने का काम नहीं चल रहा है। तो हम लोगों ने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैंने ये काम शुरू किया। अभी मेरी उम्र 67 रनिंग चल रही है, तो 18 अगर माइनस कर दो तो 49 साल हो गए। ये संगठन बनाने का, संचालन करने का और देश भर में संगठन शक्ति निर्माण करने का काम मैंने जिंदगी भर 49 साल लगाकर किया। यहां बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनकी उम्र भी 49 नहीं है। ऐसे लोग जिनकी उम्र 49 नहीं है, उसका एक अर्थ यह है कि वो पैदा भी नहीं हुए थे, तब से मैं कर रहा हूं। और करते करते 32 राज्यों में 36 में से 32 राज्यों में से 36 में से 32 राज्यों में 625 जिलों में संगठन बनाया।
ये संगठन शक्ति थी जिसके आधार पर हमने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का हौसला दिखाया। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का क्या अकेला बामसेपी संगठन है? नहीं, बहुत सारे संगठन है। किसी भी नेता ने, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के किसी भी नेता ने आज तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेने का काम तो छोड़ो, सोचा सोचने का भी काम नहीं किया, ऐसा दिमाग में भी नहीं लाया। लड़ने की तो छोड़ो, हम लोग वहां लाखों लोग लेकर गए। क्यों? इतना बड़ा संगठन बनाया। तो इसका मतलब यह है कि इतना लंबा समय लगाकर लाखों लोगों को ऑल इंडिया में आंदोलन करने के लिए आज इतना विशाल संगठन हमने खड़ा किया। हमारे लोग अभी भी भाषण करने के लिए जब खड़े हो जाते तो कहते बाबा साहब ने संगठित होने के, अबे कर लिया रे गधी की औलाद, ये मैंने कर लिया, इतना बड़ा संगठन कर लिया। नहीं, संगठित करना चाहिए। अरे कर लिया भाई, तेरा पीछे खड़े होने की केवल जरूरत है, बाकी और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साले पीछे खड़ा रहने के लिए भी ताकत नहीं है, दिमाग में आता नहीं है। इतना लंबा समय लगाकर इतनी लंबी संगठनात्मक शक्ति हमने निर्माण की। लाखों लोगों को मैदान में उतार सकते हैं, लाखों रुपया कार्यक्रम पर डेली खर्चा करते हैं। डेली कोई भी संगठन भारत में फुले शाहू अंबेडकर का विचार करने वाला लाखों रुपया खर्चा करके डेली कार्यक्रम करता हो, ऐसा ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। ये डेली करता हूं ये कार्यक्रम। ये भी किधर है भाई खर्चा करने वाला आदमी? खड़े हो जा, एक गायक 1 लाख से ज्यादा हुआ होगा? कितना हुआ खर्चा? 1 लाख हुआ बोल रहे, ज्यादा ही हुआ होगा, 1.5 लाख बोल रहे। तो डेली खर्चा कर रहा हूं सारे देश भर में। है किसी का औकात? मेरे पास एक नया पैसा भी नहीं है, मेरे पास एक नया पैसा नहीं है। डेली सारे देश भर में। कल अभी आया हूं ना, अभी जो यहां आया तो कल मैं हरियाणा में था। हरियाणा से रात में लेट आवर्स एयरपोर्ट गया और वहां से रात में 2:30 को फ्लाइट में बैठा और फिर 4:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरा। फिर वहां से हमारे लोग लेकर आए, गाड़ी में ही बैठे बैठे सोया, फिर थोड़ा बहुत और सोया और फिर इधर खाना वाना खा के इधर आया। अभी थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम समाप्त होकर बॉम्बे जाऊंगा। कल सवेरे फ्लाइट है, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी है, बुद्धा के समय की। कौशाम्बी नाम सुना है? बुद्ध प्रवचन के लिए कौशाम्बी याद है? वह कौशाम्बी में कार्यक्रम है कल। तो यहां से बॉम्बे जाऊंगा, बॉम्बे से मॉर्निंग में फ्लाइट पहुंचूंगा, फ्लाइट पकड़कर इलाहाबाद जाऊंगा, इलाहाबाद से 4 व्हीलर गाड़ी से कौशाम्बी जाऊंगा और कौशाम्बी में कार्यक्रम करके फिर रात में मुक्काम के लिए लखनऊ आऊंगा और लखनऊ से फिर दूसरे दिन 12 बजे अंबेडकर नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से आगे वहां जाऊंगा डेली। और हर कार्यक्रम में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्चा होता है। वही टाटा बिरला अंबानी साला एक नया पैसा नहीं देता है। तो मेरा टाटा बिरला अंबानी, ये इधर टाटा बिरला अंबानी, ये सारा बैठा हुआ टाटा बिरला अंबानी। इतना लंबा समय लगाकर जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, ये उसकी वजह से हम करने लायक हो गए हैं। तो आज ऐसी कोई संगठित शक्ति भारत में नहीं है। अखबार वाला मेरे नाम से ही इतना डरता है कि फालतू लोगों को डेली अखबार में पब्लिसिटी देता है। मेरे वामन मेश्राम नाम का कोई आदमी भारत में पैदा हुआ, यह भी सारा लोगों को पता नहीं है। कौन से टीवी वाले कहां से देंगे? अरे अखबार वाले नहीं देते तो टीवी वाले कहां से देंगे? तो बड़े उस्ताद मानते अपने को है, वो तो अखबार से बड़े मानते हैं ना, वो कहां से देंगे? तो इस तरह से सारे देश भर में, मगर मैं जहां भी जाता हूं, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे फ्लाइट के अंदर, जहां भी, हर जगह मुझे आदमी मिलता है, तुम्ही वामन मेश्राम का? नाही, आम्ही तुम्हाला डेली त्याच्यावर बघतो, ऐकतो, मग मी त्यांना विचारतो, फक्त ऐकताच का? नाही म्हटले, तुमच्या कार्यकर्त्यांना साथ सहयोग समर्थन देतो। बार
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सारे देश भर में आज इतनी बड़ी संगठित शक्ति हम लोगों ने निर्माण की, इस संगठित शक्ति के समर्थन में आप लोगों को खड़ा होने की जरूरत है और फिर फील्ड में जाकर लोगों को समर्थन में खड़ा करवाने की जरूरत है। एक संगठित करने की जरूरत है, एक संगठित समर्थन में खड़ा करने की जरूरत है। अगर ये आप करते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ये जो बदमाश लोग हैं ना, ये बदमाश लोगों को आप हाथ जोड़ के विनती करो, ये मानने वाले नहीं है। जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, देखो अंग्रेजों ने कब्जा किया था, क्या हुआ अंग्रेजों का? ब्राह्मणों ने भी कब्जा किया हुआ है। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं। अंग्रेजों ने कब्जा किया था, क्या हुआ अंग्रेजों का? ब्राह्मणों ने भी कब्जा किया हुआ है। अगर ब्राह्मणों ने भी अंग्रेजों की तरह कब्जा किया है तो इन लोगों को भी हम लोग उनसे भी आजादी हासिल कर सकते हैं। केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका है संगठित शक्ति निर्माण करने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत समय अभी ज्यादा नहीं है। अभी रणनीति में हमने बहुत बड़ा बदलाव किया। मैं पढ़े लिखे लोगों को बामसेफ के द्वारा संगठित करने के कार्य पे सबसे ज्यादा जोर लगाता रहा। अभी मैं बामसेफ को इकट्ठा करने का काम, पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों को इकट्ठा करने का काम हमारे दूसरे तीसरे फ्रंट के जो नेता लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया। अभी मैं जनता को, कॉमन लोगों को, मासेस को इकट्ठा करने के काम में लगा हुआ हूं और 2030 तक 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा हो जाएगा। 2030 तक, कौन सा चल रहा है? 24, 30 कितना दूर है? 5-6 साल। तो कोई बुड्ढा भी अगर ये मेरी सुन लेगा तो भी नहीं मरेगा। अगर वो बुड्ढा अभी जाने वाला है और उसने अगर मेरा सुन लिया तो 6 साल, फिर तो मैं नहीं जाता हूं, फिर मैं रुकता हूं। क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद होती है ना। देखो उसका बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहा है और उसका बाप घर में अभी प्राण निकलने वाला है, तो बोलता नहीं बेटे को एक बार देखना चाहता हूं, एक बार। तो सारे लोग कोशिश करते कि बेटे को बुलाया जाए। तो भागते दौड़ते बेटा आता है और आने के बाद में बाप के पास जाता है, देखता है, देखते ही तो इसका मतलब है उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 6 साल में 6 लाख गांव में संगठन फैल जाएगा और 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा और 6 लाख गांव में रहने वाले जो SC ST OBC के लोग हैं वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि उसकी लड़ाई इस देश में कोई भी नहीं लड़ रहा है। मोदी तो OBC होकर भी हिंदू है, वो OBC नहीं है, वो हिंदू है, OBC नहीं है। जो OBC हिंदू है वो ब्राह्मणों का काम कर रहा है। एक बार मैं रेलवे के ट्रैवलिंग कर रहा था, तो ट्रैवलिंग के दौरान ये ब्राह्मण, एक कंपार्टमेंट होता है ना, उसमें 8 लोग बैठते, 6 इधर में और इधर 2, 8 लोग होते। तो उसमें 8 लोगों में एक ब्राह्मण था, 7 गैर ब्राह्मण थे। तो वो चर्चा कर रहा था, 6 लोग उसकी सुन रहे थे, ब्राह्मण की। मैं अकेला ही नहीं सुन रहा था। ब्राह्मण बहुत होशियार होता है, एक आदमी सुन नहीं रहा है। तो उसने मुझे कहा, भाई साहब ये सारे लोग ध्यान लगाकर धर्म की बात सुन रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने उसको कहा, पंडित जी मुझे सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। मैंने कहा दोबारा पूछो क्या? मुझे सुनना चाहिए? हाँ सुनना चाहिए। देखो मैंने कहा फिर बाद में मत बोलना। कहा है सुनना चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि देखो मैं सुनता हूं अभी। तो मैंने उनको कहा पहले तो मुझे ये बताओ कि हिंदू धर्म के, मैं अड़ानी आदमी हूं, हिंदू धर्म के धर्म शास्त्रों के नाम बताओ। ये तो बहुत छोटा सवाल है। यही तो मैंने कहा छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपको, आप तो पंडित है ना, आपको छोटा सवाल पूछ रहा हूं। तो उसने बताया वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा पंडित जी अरे तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, आपने हिंदू धर्म के बता दिया। तो उसने कहा हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है। यही तो साला मैं लोगों को बता रहा हूं, समझ नहीं आ रहा हमारे गधे लोगों को कि हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म एक है। यही मैं बता रहा हूं। और अगर उनको पता चल जाए एक है तो फिर हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता है, वो तो वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को, अस्पृश्यता को मानते हैं। अगर हमारे लोगों को पता चल जाए
तो फिर ये लोग उसके पिछवाड़े पे लात मारेंगे। ये उनको समझ में आना चाहिए, ये उनको मालूम नहीं है। तो ये चर्चा उधर चल रही थी। जब उसको मैंने कहा पंडित जी ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, इतने में किसी कारणवश गाड़ी रुक गई। गाड़ी कभी कभी रुक जाती है, रुक गई। उसने मुझे पहले बोला था कि मेरा स्टेशन 3 घंटे के बाद आने वाला है। उसने देखा ये आदमी खतरनाक लग रहा है, ये मेरे को फंसा रहा है, तो उसने अपना एक झोला था वो उठाया और कहा कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, अर्जेंट, ये कि याद आ गया काम। मैंने कहा पंडित जी आपका तो स्टेशन 3 घंटे, हाँ वो बात सही है, मगर एक नया काम याद आ गया। मैंने कहा स्टेशन भी नहीं है, ये तो आउटर है। नहीं फिर भी याद आया है ना, तो अर्जेंट में मुझे जाना पड़ेगा, भाग गया। उसको लगा कि ये हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म में ये जो 6 लोगों को मैंने गधा बनाया ना, ये आधे घंटे में ही मेरे विरोध में खड़ा कर देगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो रेल से उतर गया आउटर में और चला गया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको, हमारे लोगों को भी यह समझ में नहीं आता, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म है। और ब्राह्मण धर्म SC ST OBC कुणबी मराठा लोगों का दुश्मन नंबर 1 है। ये उनका धर्म नहीं है, उनके विरोध में ब्राह्मणों के द्वारा की हुई साजिश है, षड्यंत्र है। अब ये मैं कह रहा हूं तो किसी ब्राह्मण को मेरे खिलाफ में FIR करना चाहिए ना, वो तो वामन मेश्राम छोड़ के सब पर FIR करेंगे, बाकी किसी पर नहीं करेंगे। क्योंकि वामन मेश्राम पर FIR क्यों नहीं करेंगे? वो डरता नहीं है, जो डरता नहीं है उस पर हमारा FIR चलता नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारा FIR डराने के लिए होता है, जेल में थोड़ी डाल सकते हैं। तो वामन मेश्राम पर FIR इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो डरता नहीं है। बाकी लोगों को FIR करूंगा, करते नहीं, करूंगा बोलने से डर जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को ये बारीकियों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इन बारीकियों का आप लोग अध्ययन कर सकते हो तो करो, तो इससे आपको लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं इसका हुनर, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। ये बात हमको समझने की जरूरत है। जहां तक EVM का सवाल है, ये जो EVM है, ये EVM ब्राह्मणों ने लाया हुआ सबसे नया षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र क्या है? वोट का अधिकार जो आपको शासक बना सकता है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 84 में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई और कांग्रेस ने 84 में EVM लाने का फैसला किया। ये संयोग नहीं है। उन्होंने सोचा अब वोट का अधिकार का उपयोग करेंगे और ये शासक अब अपना बनाने की कोशिश करेंगे। अब हमको चुनने का काम नहीं करेंगे, इनके वोट का प्रबंध करना पड़ेगा। वोट का प्रबंध करने के लिए अमेरिका और यूरोप के लोगों ने जिस EVM पर पाबंदी लगाई थी, उस EVM को भारत में लाया गया। सारे दुनिया में EVM पर पाबंदी है। जिन देशों ने EVM बनाया उस देशों में भी पाबंदी है। EVM से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत के संविधान ने भारतीय प्रजा को दिया हुआ मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसका वायलेशन करने का भारत सरकार को तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी पावर नहीं है। अगर चुनाव आयोग ने EVM मशीन से ही चुनाव करने का काम किया तो मैं ऐलान करता हूं, बार बार दोबारा करता हूं, EVM मशीन फोड़ेंगे। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक बूथ रहने वाले हैं, तो 12 लाख से लेकर 15 लाख जगह पर फोड़ेंगे। और 12 लाख से लेकर 15 लाख तक EVM फोड़ने के लिए पहली जिम्मेदारी महिलाओं की। फोड़ने का कैसे? EVM मशीन दोनों हाथों से उठाने का और जमीन पर पटकने का। एक बार पटकने के बाद अगर टूटा नहीं तो दूसरी बार करने का। दूसरी मशीन आएगी, ज्यादा 2 ही मशीन रख सकते हैं, 2 ही आएगी, फिर दूसरा तीसरा आदमी जाएगा, फिर वो पटकेगा। सारे देश की चुनाव मशीनरी जो है वो बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए मजबूर हो जाएगी। EVM मशीन के द्वारा वोटों की चोरी की जा सकती है और पता भी नहीं चलता। देखो आपको सबूत के तौर पर बताकर बात समाप्त करता हूं। ये बैलेट पेपर आंखों से दिखाई देता है, अपने आंखों के सामने इसको आप ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो, ऐसा फोल्ड करते हो और फिर बैलेट बॉक्स में डालते हो। डालने के बाद भी फिजिकल एविडेंस रहता है। EVM मशीन में बटन दबाने के बाद आपका जो वोट है वो इलेक्ट्रॉनिक वोट में रूपांतरित होता है। और इलेक्ट्रॉनिक वोट की विशेषता क्या है? आंखों से दिखाई नहीं देता। कितने लोगों को पता है?
इलेक्ट्रॉनिक वोट आंखों से दिखाई नहीं देता, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। जब ईवीएम के द्वारा दिए हुए वोट का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग का सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि रिकाउंटिंग के लिए बैलेट पेपर में दोबारा फोल्ड किया हुआ वोट खोलना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है, फिर गिनती करना पड़ता है। कभी कभी हारा हुआ जीत जाता है और जीता हुआ हार जाता है, मगर ईवीएम मशीन में एक बार अगर जीत गया तो वो हमेशा के लिए जीतता ही रहता है, क्योंकि उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करने का कोई सिस्टम है नहीं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन ही नहीं होता तो रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। एक बात है, ऐसी तमाम बातें हैं 2-4 दिन तक कलेक्टर के पास रहती है, उस दौरान बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे काउंटिंग करने वाले अधिकारियों ने बताया अगर 3-3, 4-4 दिन तक वो मशीन उधर रहती है तो उसका लाइट जब हम काउंटिंग के लिए लेते हैं तो जला हुआ ही रहता है। बोले ये साला समझ में नहीं आया, वो मशीन का लाइट कैसे जला हुआ? लास्ट में किया ना उधर गड़बड़ी तो जला हुआ रहेगा, उसको दोबारा लगा करके। ये अधिकारियों ने मुझे बताया, नाम नहीं बताने की शर्त पर, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं। वामसेप के बहुत लोगों को चुनाव जिम्मेदारी मिलती है, काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। उन लोगों ने मुझे बताया कि यहां गड़बड़ी होती है, मगर गड़बड़ी को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फिजिकल एविडेंस नहीं होता है, इसलिए पकड़ना संभव नहीं होता है। इसलिए ईवीएम मशीन को अमेरिका के लोगों ने बात कर दिया, यूरोप के लोगों ने बात कर दिया, और दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं होता है। भारत में ब्राह्मणों ने ईवीएम लाया, इसलिए अभी मेरे अभियान की वजह से, मेरे आंदोलन की वजह से कांग्रेस के लोगों ने इसके विरोध में एक बयान दिया। सावधान रहो कांग्रेस से, कांग्रेस ने तो ईवीएम लाया, कांग्रेस ने बयान दिया। बयान क्या दिया? वामन मेश्राम से जो लोग जागरण हो रहा है वो लोग कांग्रेस के विरोध में भी जाएगा तो उन लोगों का भी समर्थन मिलना चाहिए, इसलिए बयान दे रहा है। तो लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, मेश्राम जी वो कांग्रेस ने बयान दिया। अरे बयान दिया गधे लोगों, बयान दिया केवल। और गधे क्यों बोल रहा हूं? बयान गधा बनाने के लिए दिया। कैसे? लोगों ने मुझे पूछा कैसे? उसने बयान दिया तो तुम खुश हो गए कि नहीं? हाँ, यही तो गधा बनने का लक्षण है। कांग्रेस के लोगों को बोलो, मैंने उनको कहा कांग्रेस के लोगों को बोलो, जैसे वामन मेश्राम फोड़ने की बात कर रहा है, तुम भी करो। कहा कि नहीं ये तो नहीं करेंगे हम। फिर कैसे तुम्हारा यकीन होगे? इसको फोड़ना पड़ेगा ना। फोड़ने के लिए अभी कांग्रेस का कल के अखबार में बयान आया, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, हम उसके विरोध में है, ईवीएम के विरोध में नहीं है। पढ़ते जाओ ना सही। अरे हमारे लिए बयान देना पड़ रहा है, हमारी वजह से देना पड़ रहा है। बीजेपी के लोगों ने, चुनाव आयोग के लोगों ने सारे देश के गांवों में डेमो दिखाने का अभियान शुरू किया, हमारी वजह से। सारे गांव में डेमो दिखा रहे। डेमो में क्या दिखा रहे? बोलते ए कांबळे ला बटन दाब तो बघ तू कशावर दाबलाय ह्याच्यावर दिसलं की नाही? हा बोले नाही बरोबर आहे, मशीन बरोबर आहे। अबे गधे कांबळे, इतने से थोड़ी होगा, और भी है आगे होता है ना शुरू, आगे खेल होता है। कांबळे को पता ही नहीं है, इतना ही दिखा रहा हो चुनाव आयोग, इतना बटन दबाओ देखो हो बराबर है, हाँ बराबर है। बहुत सारा खेल आगे शुरू होता है। क्यों? आकाश में चांद पर मशीन भेजा, चांद पर मशीन भेजा। मशीन भेजने के बाद बॉम्बे में इंजीनियर लोग क्या बोले, अरे कुछ मशीन में गड़बड़ी हो गया, चांद पर है वो मशीन, चांद पर है। और ये बॉम्बे के इंजीनियर क्या, अरे वो चांद में जो मशीन भेजा उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गया तो सुधार लो। वो इधर बॉम्बे में बैठे सुधारते। चांद पर मशीन है, बॉम्बे में बैठे सुधार करते हैं। जब तुम्हारे गांव में ईवीएम आती है तो बहुत ज्यादा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अंतर पर रहता है ईवीएम मशीन।
अरे कई लाख किलोमीटर में गड़बड़ी कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, साले किलोमीटर में नहीं कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, वो सारा का सारा तुम्हारे रिमोट पर है। जब चांद में मशीन भेजी हुई वो रिमोट में दुरुस्त कर सकते हैं, तो तुम्हारा गांव के अंदर आया हुआ जो ईवीएम है उसको क्यों नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। 200% ईवीएम में गड़बड़ी होती है। चुनाव आयोग 6 लाख गांवों के देहात में रहने वाले लोगों को समझा रहा है। मैंने चुनाव आयोग को कहा, अरे हम 10 लोगों को समझा रे भैया, अबे हम 2 को समझा, 6.5 लाख गांव के लोगों को काहे को समझा रहा है? हम लोगों को 10 लोगों को समझा, मैं सारे देश के लोगों को समझाता हूं। चले नहीं, तुमको नहीं समझा सकता क्योंकि तुम्हारे पास तो काउंटर क्वेश्चन है। वो जो गांव का आदमी है उसके पास डाटा ही नहीं है, तो काउंटर क्वेश्चन कहां से होगा? उसके पास जानकारी ही नहीं है, तो काउंटर क्वेश्चन कहां से होगा? उसके पास तो काउंटर क्वेश्चन ही नहीं है। उनको मूर्ख बना रहे हैं। तो हम लोग गांव के लोगों को जाकर के समझाना चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग ने नहीं माना तो उसको भुगतना होगा। ये मशीन हम फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। सबसे पहले मैं फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा पहले, फिर बाद में कामड़े मैंने फोड़ दिया देख ले, कामड़े मैंने फोड़ दिया देख ले। मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं, तू भी जाने के लिए तैयार हो। अगर 10-15 लाख लोग जेल में जाने के लिए तैयार होते हैं, किसी को जेल नहीं होगा। 1-2 जगह अगर कोई करेगा तो जेल होगा, 15 लाख जगह फोड़ेगा तो किसी को नहीं होगा। अगर इस देश में अगर हम लोगों को भविष्य में कभी कोई अवसर मिला तो पहले ईवीएम लाने वाले से अगर वो कमिश्नर जिंदा रहा, बुढ़ा जिंदा, तब भी उसको छोड़ेंगे नहीं। वो बुढ़ा अभी जाने वाला है 2-4 दिन में और हमको मौका मिल गया तो भी नहीं छोड़ेंगे, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। ये जो करंट वाला है तो पकड़ में आएगा ही आएगा, तो मतलब ये तो ज्यादा ये छूटेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं अभी हमारे लोगों का राज। ये तो ईवीएम हमारे लोगों के राज को रोकने के लिए किया। ये जो इतना बड़ा संगठित शक्ति हमने निर्माण किया, और इस संगठित शक्ति को रोकने की किसी की ताकत नहीं है। संख्या हमारी है, वोट हमारा है। हम लोगों को तलवार उठाना नहीं है, बंदूक उठाना नहीं है, साला कुछ करना नहीं है, केवल ऐसा करना है। बोल रहा हूं मैं, तलवार चलाओ, तलवार उठाओ, कुछ भी नहीं करनी जरूरत है। इतना सब अगर इतनी विशाल संगठन शक्ति हम निर्माण करते हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में चले जाओ चलाया था, चले जाओ। उसके बाद अंग्रेजों ने जाने का निर्णय किया। देखो पुराना 2000 साल पहले का इतिहास नहीं बता रहा हूं। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने अंग्रेजों को कहा चले जाओ। मैं तो ब्राह्मणों को कह भी नहीं रहा हूं चले जाओ, क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूंगा तो बोलेंगे कहां जाएंगे, साला हमें पता ही नहीं है हम कहां से आए। तो इसलिए मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं चले जाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, सीधे हो जाओ। तुम जो टेढ़े साला सब कर रहे हो सीधे हो जाओ, नहीं तो सीधे करने का हमारे पास इलाज है। अगर तुम कुत्तों की पूंछ की तरह ही रहो, क्योंकि सारी दुनिया की पूंछें ठीक हो सकती है, मगर कुत्ते की पूंछ, उंगली में अगर कुत्ते की पूंछ को 1 महीना रखो, निकालो, पूंछ वैसी वैसी हो जाएगी, वो सीधी होती नहीं है। तो इसीलिए तुम जो टेढ़ा तुम्हारा तरीका है सुधार करो। हम नहीं चाहते कि तुम चले जाओ, गांधी ने कहा चले जाओ, हम नहीं चाहते चले जाओ, मगर आने वाले समय में हमारे लोगों का आंदोलन विशाल होगा। जितने लोगों ने मेरी बात सुनी, जितने लोगों ने मेरी बात सुनी, लगभग जितने लोग मुझे मिलते हैं बोलते हैं आपकी सारी बातों से सहमत है। मैंने कौन सी बात से सहमत नहीं है? कहा कि ब्राह्मणों चले जाओ, इसको आप रोक नहीं लगा रहे हो, इसको आप चले जाने के लिए नहीं कह रहे हो, ये गलत बात है। एक बात बोली, ये आपकी नहीं मानते। गांधी ने बराबर कहा था अंग्रेजों को चले जाओ, तुमको भी ब्राह्मणों को कहना चाहिए चले जाओ। मैंने कहा नहीं, ये इसके लिए मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। तो हमारे लोग मेरी एक बात से सहमत नहीं है, कौन सी? कि आपको ब्राह्मणों को चले जाओ, आप ऐसा नहीं कहना चाहते, इसके हम विरोध में। लोग विरोध में है, नहीं इनको जाने दो, जाने दो। मगर मैं कहता हूं नहीं नहीं इनको रहने दो। तो मुझे पूछा किसी ने कि क्यों रहने दो? अरे मैंने कहा जब तुम्हारा राज आएगा तो राज तो किसी के ऊपर करना होगा ना। तो जब तुम्हारा राज आएगा तो ब्राह्मण प्रजा रहेगी, तो तुमको ब्राह्मणों के ऊपर राज करने में मजा नहीं आएगा। अगर तुम शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, SC ST OBC के लोग SC ST OBC पर ही राज करोगे तो मजा कैसे आएगा? नहीं आएगा।
अगर एससी एसटी ओबीसी का राज आ गया और ब्राह्मणों पर आपने राज किया, मजा भी आएगा। तो मजा भी तो आना चाहिए राज करने में, एक राज भी होना चाहिए, एक मजा भी होना चाहिए। तो इसलिए ये लड़ाई जो है इस तरीके से हम लड़ेंगे। तो इसको जाने के लिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। तो आने वाले समय में आप लोगों को, गांवों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, उन लोगों को जगाओ और बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो। 12 लाख से लेकर 15 लाख तक जो बूथ रहने वाले हैं, बूथ लेवल का संगठन खड़ा करो। अगर आपने बूथ लेवल का संगठन खड़ा किया तो ये भौगोलिक नेटवर्किंग होगा। और फिर उसके नीचे और एक है, बूथ लेवल के नीचे है सोशल नेटवर्किंग, कि अगर एक बूथ में 1000 वोटर है, 1000 वोटर में शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, नॉमिनिक ट्राइब, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ऐसे 14, 1000 में 14 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। 1000 वोटर है, उसमें 14 ग्रुप अगर बनाओगे तो झोली भर भर के वोट पड़ेगा। ये जो हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, अभी अखबार पढ़ो, कांग्रेस के लोग भी काला धन इस्तेमाल कर रहे, बीजेपी वाले भी काला धन इस्तेमाल कर रहे। ये जो अपने को बड़ा राष्ट्रवादी कहने वाले बीजेपी के लोग हैं, सबसे ज्यादा काला धन बीजेपी के लोगों के पास आ रहा है, दूसरे नंबर का काला धन कांग्रेस के पास आ रहा है। ये सारे काला धन से चलाने वाले लोग हैं। काला धन से सरकार बनाने वाले सफेद काम करेंगे? काला धन से ही सरकार बनती है, तो सफेद काम कहां से होगा? अखबार पढ़ो तो आपको पता चलेगा। अरे सारा का सारा डाटा सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया, काला धन। डेली हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए आने वाले समय में ये परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल आ रही है और बदलने का समय भी नजदीक आ रहा है। इस दिशा में हम लोगों को काम करना होगा, तेजी से करना होगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।